पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वालों को सरकार संरक्षण देती है, सम्मानित करती है जी। और सच बोलने वालों को मुकदमे और जेल देती है। सरकार जेन्युइन समस्याओं पे ध्यान ही नहीं देना चाहती। सरकार झूठे प्रोपेगेंडा पे और पाखंड पे और नैरेटिव पे ही लोगों के वोट हासिल करना चाहते हैं। एथनॉल मिला रही है सरकार, तो फिर पेट्रोल को सस्ता क्यों नहीं कर रही? इनका नारा है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रस्ट और सरकार मिलकर चोरी कर रही है। चर्चा तो ये है, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि 50% तक कमीशनखोरी हो रही है। आधा पैसा कमीशन में जा रहा है और आधा पैसा उसमें लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फिर फार्म 7 भर भर के इन्होंने वोट कटवाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की जागरूकता की वजह से ये वोट कटवा नहीं पाए। एनडीए सरकार की सारी नीतियां उद्योगपति और पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। उसमें कायदे में तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। जी। मेरे 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के जी। और उसे गलत तरीके से पेश किया गया। उसके बाद से मैं ज़्यादा बीजेपी के निशाने पा गया, तो वो लोग इस कोशिश में थे कि कहीं राजकुमार भाटी को घेरा जाए। तो अंकल जी, सबसे पहले तो हम आपके राजनीतिक सफ़र आपकी जानना चाहेंगे। रोबिन भाई, मैं राजनीति में कोई योजनाबद्ध तरीके से या प्लानिंग के साथ नहीं आया था। जी। ना मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही। मैं बहुत गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक भी राजनीति में नहीं था। जी। और मैंने बीए करने के बाद ही अखबार में नौकरी शुरू कर दी थी। मैंने पत्रकारिता से अपने कैरियर की शुरुआत की। जी। और अखबार में नौकरी करते हुए मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, उसके बाद एलएलबी की। जी। राजनीति मैंने शुरू की समस्याओं को लेकर। मैंने देखा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत जाति होती थी। लोगों के पुराने मकान गिरा दिए जाते थे। उद्योगों में लोकल बच्चों को नौकरी नहीं दी जाती थी। स्कूलों में एडमिशन नहीं दिए जाते थे। जी। तो लोग मेरे पास शिकायत ले लेके आते थे। मैं उनसे कहता था कि तुम इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? तो लोग कहते थे जी पुलिस हमें तो पिटाई कर देगी और जेल भेज देगी। तो मैं क्योंकि पत्रकारिता में भी था और मुझे थोड़ी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भी थी और मैं आंदोलनों को कवर करता था जी। तो मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनको भय निकालना पड़ेगा। जी। तो मैंने इन मुद्दों को लेकर देहात मोर्चा नाम से संगठन बनाया और हमने आंदोलन की राजनीति शुरू की। जी। और बाद में चुनावी राजनीति में भी आ गए और समाजवादी पार्टी तो मैंने 2009 में ज्वाइन की। जी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ शुरू के दिन से, और आज भी मेरी ये मान्यता है कि राजनीति सबसे अच्छा काम है। राजनीति, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल। प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, चरित्रवान लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये जो धारणा फैलाई जाती है राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है जी, राजनीति मत करो, ये बहुत नुकसानदायक है। तभी जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति में बुरे लोग बचेंगे। बिल्कुल। फिर हम शिकायत क्यों करते हैं कि भाई खराब लोग राजनीति में आ रहे हैं? छवि सुधारने के लिए तो अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह लोग कैरियर अपना अपनाते हैं, कोई चाहता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, जज बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, खिलाड़ी बनूं, इसी तरह कुछ लोगों को ये भी तय करना चाहिए कि मुझे नेता बनना है, मुझे राजनीति करनी है, मुझे लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना है। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से राजनीति में आया और मैंने आंदोलन की राजनीति करी और मैं कई बार आंदोलनों में जेल गया। कई मुकदमे अब भी चल रहे हैं मेरे ऊपर। अच्छा। लेकिन मैंने आंदोलन के माध्यम से बहुत लोगों की मदद की है, कमज़ोर लोगों की, गरीब लोगों की बहुत। मैंने लगभग 1200 लड़के तो यहाँ नौकरी लगवाई उद्योगों में। तो मैं अपनी राजनीति से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं चुनाव बेशक राजनीतिक समीकरणों, पार्टी समीकरणों में मैं नहीं जीत पाया जी, लेकिन मुझे जितना समाज में लोगों को प्यार मिला और जितना सहयोग मिलता है, मैं 22 में चुनाव लड़ा हूँ अभी पीछे जी। 80,000 वोट मुझे मिले, लेकिन मेरे चुनाव में 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2 करोड़ रुपए जनता का था। अच्छा। मैंने अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। और मैंने कभी अपने चुनाव में 1 रुपया अपनी जेब से खर्च नहीं किया। ये प्यार है लोगों का। तो ये प्यार है। इस प्यार के लिए इस प्यार को मैं महसूस करता हूँ। मुझे लोगों को बड़ा स्नेह और बड़ा सम्मान मिलता है जी। और मैं इसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अब आते हैं देश दुनिया में। देश का आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देश का सबसे बड़ा मुद्दा है देश को प्रगतिशील सोच और वैज्ञानिक सोच से हटा के अंधविश्वास और पाखंड की ओर मोड़ना। जी।
जो वर्तमान में सरकारें हैं, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जी। बीजेपी सरकार सबसे बड़ा नुकसान ये कर रही है कि पाखंड को और पाखंड फैलाने वालों को संरक्षण दे रही है जी। और सच बोलने वालों को जेल दे रही है। वैज्ञानिक बातें करना, वैज्ञानिक सोच की बातें करना, तर्कशीलता की बातें करना, पाखंड का विरोध करना, अंधविश्वास का विरोध करना अपराध घोषित कर दिया गया है। जी। तो मैं समझता हूँ कि लोग अपने हकों के लिए तो खुद रास्ता निकाल लेते हैं, जी। अपनी रोजी रोटी के लिए रास्ता निकाल लेते हैं। जी। सरकार का काम होता है कि बौद्धिक विकास के लिए एक स्वतंत्र वातावरण पैदा करना और अच्छा माहौल पैदा करना। जी। अब हमारे वर्तमान शासक नेहरू जी की बहुत आलोचना करते हैं, कांग्रेस सरकारों की बहुत आलोचना करते हैं। कांग्रेस में 100 बुराइयां रही होंगी, जी। लेकिन कांग्रेस का, कांग्रेस सरकार का और पंडित नेहरू और इंदिरा जी जैसे लोगों का इस देश के ऊपर ये एहसान है। नेहरू जी ने जब बागडोर संभाली थी तो देश बहुत ख़राब पोजीशन में था। 165 करोड़ या कुछ का हमारा बजट था, पहला बजट मात्र। अच्छा। जी। आज हम 20 लाख करोड़ के बजट पे पहुंच गए हैं और साक्षरता दर मात्र 15% थी देश की। जी। महिलाओं में 7% थी और पुरुषों में 15%। जी। और आप जाति वैमनस्य, छुआछूत, सांप्रदायिकता, दंगे हो रहे थे देश में, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में नेहरू जी ने देश को संभाला। जी। और उस हालत में, उस आर्थिक कमजोरी की हालत में उन्होंने IIM, IIT जैसे, एम्स जैसे संस्थान खड़े किए, भांगड़ा नांगल बांध जैसे संस्थान खड़े किए। जी। और हमारे जो सरकारी उपक्रम थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, बेल, भेल, BEL, BHEL, इस तरह के संस्थान खड़े किए जी। और देश को एक प्रगति के रास्ते पे ले गए। आज वर्तमान सरकार जो है, हम संसाधनों से भरपूर होते हुए भी लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही है। और कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, कोई बड़ा संस्थान नहीं बना पा रही है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जी बिल्कुल। और तो ये स्थिति है। अब स्वास्थ्य से आते हैं बात की हम नीट एग्ज़ाम पर। नीट एग्ज़ाम अभी पूरे देश में बड़े चर्चाओं में है और इसमें चर्चाओं में है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो क्यों ज़रूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं मोदी जी, वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, अमीर लोगों के पक्ष में है, गरीब लोगों के विरोध में है। बिल्कुल। आपने नीट का जिक्र किया। नीट लागू होने से पहले जब CPMT होती थी तो डोनेशन वगैरह दे दा के भी जिन बच्चों के नंबर आ जाते थे सरकारी स्कूल कॉलेजों में, वो तो फ्री में ही MBBS डॉक्टर हो जाते थे। जी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में भी 2, 4, 5 लाख रुपए तक की डोनेशन चलती थी। तो 20-20 लाख रुपए में आराम से प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ के बच्चे MBBS डॉक्टर हो जाते थे। अब इन्होंने फीस ऐसी बना दी है कि 1 करोड़ रुपए से कम में बच्चा MBBS की पढ़ाई नहीं कर सकता। 20 लाख रुपए सालाना की फीस है जी। और अगर अभी आपने देखा हो तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, बहुत चिंताजनक फैसला हो। एक बच्चा मध्य प्रदेश का, उसका एडमिशन हुआ, नहीं शायद राजस्थान का है जी, उसका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ, इसमें जो है EWS में, अच्छा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। हाँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की शर्त है कि जिसकी वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी जी, वो उसमें आएगा। उसे मिला प्राइवेट कॉलेज, कॉलेज ने मांगी उससे 20 लाख रुपए सालाना फीस। अब तो कोर्ट चला गया कि जब मेरे परिवार की आय ही 8 लाख है तो मैं 20 है। लाख फीस कैसे दूंगा। तो हाई कोर्ट ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर फीस नहीं दे सकते तो सरकारी कॉलेज में पढ़ो। अच्छा। अब सरकारी कॉलेज तो आप खोल नहीं रहे, नए सीटें बढ़ा नहीं रहे जी, और प्राइवेट कॉलेज में आपने फीस इतनी ज़्यादा कर दी है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है इसने शिक्षा को महंगा किया है, उसका निजीकरण किया है, उसकी गुणवत्ता घटाई है और शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। और जो नीट के पर्चे आउट हो रहे हैं ये पूरा एक माफिया गिरोह है जो इसमें काम कर रहा है। इसे बिल्कुल बिना सरकारी संरक्षण के ये संभव नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 4 बार नीट के पर्चे आउट हुए हैं। जी,
और MBBS की सीटें 1-1 करोड़ में बिकती हैं, क्योंकि वो इतनी महंगी और वो बना दी हैं, इन्होंने दुर्लभ बना दी हैं। जी। तो उसमें जो शिक्षा माफिया काम कर रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है जी। कि इनसे उम्मीद नहीं है कि ये इस व्यवस्था को संभाल पाएंगे या इसे पर्चा लीक होने से रोक पाएंगे। सोनम वांगचुक जी जो अभी धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर है, तो वो कितनी जायज़ है और कितना क्या लगता है कि वो सही है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो मैंने शुरू में बात कही थी कि पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वालों को सरकार संरक्षण देती है, सम्मानित करती है, जी। और सच बोलने वालों को मुकदमे और जेल देती है। सोनम वांगचुक उसका उदाहरण है। सोनम वांगचुक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं और उनके नाम पर ढेर सारे पेटेंट हैं जी। और उनके काम इतने बेहतरीन हैं कि उस पर उनकी थीम पे जो है 3 इडियट जैसी लोकप्रिय मूवी आई बनी, बिल्कुल। और उस व्यक्ति को जेल भी भेज दिया इस सरकार ने, और आज वो आमरण अनशन पर बैठने को विवश हैं। जी। और अभी तक उनका 12-13 दिन हो गए हैं, तो कोई आज तक सरकार का प्रतिनिधि उनसे बात करने तक नहीं गया। जी। जी। तो ये बहुत चिंताजनक है। सोनम वांगचुक की बात सुनी जानी चाहिए। उनकी 2 ही मांग है कि शिक्षा नीति में सुधार हो और लद्दाख को जो है राज्य का दर्जा दिया जाए। तो क्या लगता है कि सरकार अभी तक चुप क्यों है फिर इस मुद्दे पे? सरकार जेन्युइन समस्याओं पे ध्यान ही नहीं देना चाहती। सरकार झूठे प्रोपेगेंडा पे और पाखंड पे और नैरेटिव पे ही लोगों के वोट हासिल करना चाहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हो गए जी, हमारा तो दुनिया में डंका बज रहा है जी, और हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं जी, और हमने तो सनातन का उद्धार कर दिया। ये सब फर्जी बातें हैं। असली समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। तो क्या एनटीए को भंग कर देना चाहिए फिर? एनटीए भंग करें, वो तो किसी न किसी संस्था से तो एग्जाम कराएंगे। एनटीए भंग करें या ना करें, महत्वपूर्ण ये है कि वो फुल प्रूफ होना चाहिए। वो इतने बिल्कुल एक, अगर एक नीट का एग्ज़ाम आप नहीं करा सकते जी, तो कैसे इतनी सशक्त सरकार होने का आप दावा कर रहे हैं? जी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें अभी देश में चल रही है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है E20 इथेनॉल वाला जो पेट्रोल चल रहा है, उस पर लोगों की गाड़ियाँ, व्हीकल ख़राब हो रहे हैं। सरकार मनमानी क्यों कर रही है? सरकार मान नहीं रही इस पे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को बहुत वैज्ञानिक रिसर्च के बाद इसमें निर्णय लेना चाहिए कि कितने % एथेनॉल मिलाया जाए जी। और मिलाया जाए नहीं मिलाया जाए। और अगर एथेनॉल मिला रही है सरकार तो फिर पेट्रोल को सस्ता क्यों नहीं कर रही? आप एथेनॉल भी मिला रहे हो, लोगों से पैसा भी वसूल रहे हो, लोग महंगा पेट्रोल भी खरीदें और फिर टोल भी दें सड़कों पे। और सड़कों पे तो गड्ढे हैं, गाड़ियाँ पलटती हैं, और एथेनॉल से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। जी। तो अगर आप पैसा ले रहे हो तो बदले में सुविधा भी तो दो। मुझे लगता है पेट्रोल चुनने का हक जनता को होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप या तो दोनों तरह के पेट्रोल उस पर दोनों तरह के पंप लगा दो कि भाई एथेनॉल मिश्रित जो लेना चाहें वो ये लें, और जो बिना एथेनॉल के लेना चाहें वो ये लें। आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें गडकरी साहब बोल रहे थे कि एथेनॉल तो गडकरी साहब मिला रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम का पेट्रोल मंत्री के पास है सारा। तो मतलब ये समझ नहीं आया, थोड़ा ये उल्टा पुल्टा मामला है सारा का सारा। नहीं, ये तो पेट्रोल मंत्रालय का ही निर्णय है, लेकिन गडकरी जी और ये एनडीए की सरकार जो इनकी एक अपनी केवल एक उपलब्धि बताते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई हैं जी। उन सड़कों की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। बिल्कुल। कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इनकी सरकारों में, इनकी सड़क निर्माण में जी। और अभी देखिए जो नई सड़कें बनी हैं, अभी दिल्ली देहरादून मार्ग पे गड्ढे पड़ गए, उस पर गाड़ियाँ पलट गईं। उसकी आई थी पूर्वांचल खबर एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ पलट गईं। जी। जी। और आपका जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री ने किया है, उसकी एक साइड धंस गई। जी। तो ये जो इनकी सड़कें, और यह ग्रेटर नोएडा में एक सड़क जो वो बना है, ओवर ब्रिज बना है जी। रेलवे लाइन के ऊपर, जी। एलिवेटेड रोड निकाली है इन्होंने, वो लगभग 800 करोड़ की लागत आई है उसमें, और वो पहली बार इसमें ही सड़क उखड़ गई। तो इतनी खराब गुणवत्ता की सड़कें बना रहे हो और महंगी बना रहे हो जी। चर्चा तो ये है, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि 50% तक कमीशन खोरी हो रही है। आधा पैसा कमीशन में जा रहा है और आधा पैसा उसमें लगाया जा रहा है। जनता का पैसा सारा। तो जब इतना पैसा खाया जाएगा कमीशन में, तो सड़कें तो खराब बनेंगी। पैसा तो हम आपका ही, सबका ही है ना। पैसा तो जनता का है, जनता का है, निजी पैसा थोड़ी है। अब एक मुद्दा और चर्चाओं में आजकल ज़्यादा चल रहा है, राम मंदिर को लेकर। तो जैसे ही आपने पहली बार सुना राम मंदिर की चोरी के बारे में, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्या लगा, क्या
समझ में आपके? नहीं, हमें तो शुरू से पता था कि ये ना राम के सगे, ना सनातन के सगे, ना हिंदू धर्म के सगे। जी ये इनका सबका जो नाम लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए, ये वोट हासिल करने के लिए और लोगों से पैसा ठगने के लिए। जी तो हमें तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ नहीं, मुझे कम से कम पर्सनली, क्योंकि मुझे पता था कि ये राम के नाम पे केवल ठगी कर रहे हैं। जी। इनका नारा है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। लेकिन ये अब आम सनातनी और आम हिंदुओं को भी ये पता लग गया कि ये जिस प्रभु राम के नाम पे वोट हासिल करके सरकार में आए थे, जी इन्होंने उन्हें नहीं बख्शा तो ये किसे बख्शेंगे? आम आदमी को क्या बख्शेंगे जब उनके ही चढ़ावे में इन्होंने डकैती डाल दी। जी। तो हम आप तो क्या ही बचे जो और ये प्रभु जितना राम अभी ये जो कांड जितना सामने आया है, जी। ये तो मात्र 1-2% है। ये घोटाला बहुत बड़ा है, ये डकैती बहुत बड़ी है, ये कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ की डकैती है। छुपाने की अगर कोशिश इसकी की जा रही है, ठीक से छुपाया जांच जा की रहा है गई, मतलब। नहीं, वो अपनी मर्जी के अधिकारियों को लेकर एसआईटी बना दी है। और देखिए 5 मई को अविनाश शुक्ला के घर से जी 80 लाख रुपए बरामद कर लिए थे पुलिस ने। हम्म। तो एफआईआर 25 मई को क्यों हुई? 20 दिन लेट। मतलब आपने 20 दिन दिए चोरों को कि वो माल इधर उधर कर दें। हाँ 20 दिन बाद एफआईआर करते हो और उनके घर पर छापे मारते हो तो एक 2-2 लाख रुपए बरामद होते हैं, तो वो तो स्वाभाविक था। सब समझदार हैं, 20 दिन और बहुत हो आपने जाते हैं। 8 चोर पकड़े और उन्हें जेल भेजा था, आपने रिमांड तक नहीं मांगी उनकी। हाँ पुलिस 50,000 की चोरी में भी रिमांड मांगती है, 5,000 की चोरी में भी, कि इससे कुछ और माल बरामद होगा या बाकी चोरों का पता लगाएंगे। जी। उनसे रिमांड ही नहीं मांगी। हम्म। तो इस पर लीपापोती की जा रही है, जांच ठीक से नहीं की जा रही। इसमें जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या ट्रस्ट की इसमें? सबसे पहले जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। योगी जी महीने में 2-2 बार राम मंदिर जाते थे, तो किस लिए जाते थे? उनकी नाक के नीचे चोरी होती रही, उन्हें पता क्यों नहीं चला? फिर दूसरे नंबर की जिम्मेदारी ट्रस्ट की। जी ट्रस्ट में बैठे लोग, और जिसने शिकायत की उन्हें हटा दिया गया, जी। और शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रस्ट और सरकार मिलकर चोरी कर रहे थे। तो जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी कैसे, क्या सुप्रीम लगता है? कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई जांच करे तो इसमें कुछ निकल सकता है, क्योंकि सीबीआई भारत की सबसे प्रोफेशनल और सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी है। तो सीबीआई को सबसे ज़्यादा अनुभव है ऐसे मामलों की जांच का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके व्यावसायिकता को फ़ायदा उठाते हुए, उसके अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं निकल के कि सरकार की तो तानाशाही, हर चीज़ में तानाशाही कर रही है सरकार, जो बीजेपी सरकार है। तो एक चला था कि ये तो डबल इंजन सरकार है या डबल ब्लंडर सरकार है। ये डबल आपदा सरकार है जी ये। आप ऐसे समझिए कि एक घर में आप एक सफ़ेद हाथी बांध लोगे। सफ़ेद हाथी का मुहावरा सुना आपने? सफ़ेद हाथी वो होता है जिस पर खर्चा तो उतना ही होता है जी। और वो किसी काम में नहीं आता, ना उसकी हड्डी काम में आती, ना वो किसी उपयोग में नहीं आता। हाँ तो सफ़ेद हाथी का मतलब होता है कि खर्चा होना लेकिन बदले में कोई लाभ ना होना। तो एक हाथी बांधोगे आपको तो एक नुकसान, और 2 हाथी बांध लोगे तो डबल नुकसान। तो डबल नुकसान डबल इंजन की सरकार दे रही है। डबल नुकसान दे रही है। एक ही सरकार झेलनी मुश्किल थी, डबल इंजन की सरकार डबल लूट मचा रही है, डबल कमीशन खा रही हैं, हाँ डबल उत्पीड़न कर रही हैं, डबल तानाशाही कर रही हैं। जी। जनता की सुनवाई हो नहीं रही है, जनता के ऊपर मुकदमे और पुलिस की तलवार लटकी रहती है, और लोगों को की जेब से धन कैसे ऐंठा जाए, केवल दोनों सरकारें इस षड्यंत्र में लगी रहती हैं। जी। अभी यूपी में एसआईआर में जो 2.89 लाख वोट काटे गए, वो गलती थी या साजिश थी, वो क्या लगता है? नहीं, कुछ वोट तो ऐसे हैं जो डबल थे और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं थे, या जो शिफ्ट हो गए थे कि भाई 2 शहर गांव से शिफ्ट होकर शहर में चले गए, लेकिन गांव में वोट बनी हुई थी तो वो काट दी गई। तो कुछ वोट तो सही कटे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तो ये ज़्यादा षड्यंत्र कर नहीं पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समय था लोगों के पास। चुनाव जो बिहार और बंगाल में जो कि इन्होंने किया, चुनाव के समय में एसआईआर कराई, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत धांधली की। उत्तर प्रदेश में फिर फार्म 7 भर के इन्होंने वोट कटवाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की जागरूकता की वजह से ये वो वोट कटवा नहीं पाए जी। तो उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा वोट गलत नहीं कटे हैं। जी।
लेकिन बिहार और बंगाल में इन्होंने बहुत जेन्युइन लोगों के वोट काट दिए, और बंगाल में तो 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, जी। उन्हें भी वोट नहीं डालने दिए इन्होंने। सरकार बहुत सारे फैसलों पर अड़ जाती है, पीछे नहीं हटती। वो कई बार जनता के बारे में, जनता हित के बारे में नहीं सोचती, शायद उद्योगपति के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, एनडीए सरकार की सारी नीतियां उद्योगपति और पूंजीपतियों के पक्ष में हैं, और ये आंकड़े भी बताते हैं कि मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में जी। धनवान लोग और धनी हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट में लगातार पैसा बढ़ा है, और गरीब लोग और गरीब हुए हैं, उनकी जेब खाली हुई है। और ये इस तरह की पॉलिसी लेके आते हैं, जैसे 3 कृषि कानून लेके आए थे जो किसानों के नुकसान में थे और पूंजीपतियों के पक्ष में थे। जी। ये खेती किसानी को पूंजीपतियों के हाथ में देने का षड्यंत्र था इनका, और किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, इन्होंने दिल्ली में घुसने नहीं दिए, और बारिश में और धूप में और सर्दी में लगभग 700 किसानों की मौत हो गई, और तब 13 महीने बाद इन्होंने वो कानून वापस लिए। जी। तो जैसे सीए का कानून आया था, सीए के खिलाफ खूब प्रदर्शन आंदोलन हुए, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं की। तो ये एकदम तानाशाही है, और जनता की बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुमत है तो बहुमत की दादागिरी चलाओगे। जी। तो ये इनके अंदर लोकलाज नहीं है, जी। ये तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं, और ये बहुमत के बल पे जिन कानूनों से लोग परेशान हों या जिन कानूनों के लोग समर्थन न कर रहे हैं, उन्हें भी बहुमत के बल पे ये पास करा ले जाते हैं। तो वो गलत है। जी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऐसे सवाल है लोगों के जो मैं देखता हूँ कमेंट्स में। ब्राह्मण समाज को लेकर बीच में जो हुआ वो सबको पता ही है। तो उस टिप्पणी पर आपको अगर कोई सफाई देनी, कुछ बात करनी, तो उस पर क्या आप सफाई दोगे? देखिए, जो ये एक मेरे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि मैंने ब्राह्मण समाज का अपमान किया और गाली दी है, वो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था। जी। उसमें कायदे में तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। जी। मेरे 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के जी। और उसे गलत तरीके से पेश किया गया। मैं केवल उदाहरण दे रहा था। वो कार्यक्रम ये था कि भारतीय समाज में जातियों को लेकर बने मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें। जी। तो उस पर मैं खुद गुर्जर समाज से आता हूँ, मैंने गुर्जरों के खिलाफ भी कहावत सुनाई थी। उसके बाद हाँ, गुर्जर और जाटों के बारे में ब्राह्मणों पे भी सुनाई, बाकी लोगों पे भी सुनाई, और मैंने ये भी कहा था कि ये कहावत बहुत गलत है। जी। और ये मैंने कभी जीवन में बोला नहीं, मैं माफ़ी के साथ ही बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने देखी है पूरी क्लिप। उसके बाद भी षड्यंत्र करके 6-7 जगह तो मेरे खिलाफ मुकदमे करा दिए, और कुछ सिरफिरे और मूर्ख टाइप के लोगों ने ये घोषणा कर दी कि राजकुमार भाटी को सिर काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम देंगे, या जो ये करेगा उसकी पिटाई करेगा, ये करेगा। जी। तो इस तरह का माहौल बनाया गया और चरित्रहनन मेरा किया गया, गालियाँ मुझे दी गई। जी। और जबकि मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैं हर जाति हर वर्ग का सम्मान करता हूँ। मैं किसी के खिलाफ कभी बोलता नहीं, किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ। जी। तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरी सोच के खिलाफ मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। तो वो एक मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र था। जी। और कुछ लोग जो खास तौर से बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, या कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रति कोई दुर्भावना या द्वेष रखते हैं, जी, वो इस तरह की अफवाह उड़ाते रहते हैं कि जी मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, ब्राह्मणों को गाली देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक शब्द ढूंढ के बताओ। मेरे कई हज़ार घंटे के वीडियोस उस पर पड़े हुए हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। मैं रोज़ाना 1-2 चैनल पर डिबेट में होता हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। जी, जगह जगह मेरी वीडियो, सेमिनार में जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ। एक लाइन आप नहीं निकाल सकते जिसमें ब्राह्मण को या किसी दूसरी जाति को गाली दी गई हो। क्यों गाली देंगे हम? सही बात है भाई, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं, जाति या धर्म अच्छे बुरे नहीं होते। सही बात है। किसी जाति की आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये पूरी जाति अच्छी है या ये पूरी जाति खराब है। हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। अब ब्राह्मण वाले विवाद पे ही कम से कम 100 वरिष्ठ ब्राह्मणों ने मेरा समर्थन किया, जिनमें बहुत सीनियर पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, नेता जी, वो मेरे समर्थन में आए। मुझे लगता है सारा विपक्ष का जो आईटी सेल है वो बड़ा खतरनाक लेवल पे काम करता है। और नहीं, एक तो इन दिनों जो है कुछ मेरे क्लिप ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ताओं से कई बार भिड़ंत हो जाती है, तो उन्हें मैं जवाब दे देता हूँ। जी,
एक जो मैंने 29 मार्च को दादरी में रैली कराई थी, वो बहुत बड़ी रैली हुई जी। उसके बाद से मैं ज़्यादा बीजेपी के निशाने पा गया। तो वो लोग इस कोशिश में थे कि कहीं राजकुमार भाटी को घेरा जाए, जी। तो उन्हें ये ब्राह्मणवाल दोहा मिल गया और ये निकाल के इस पर इन्होंने घेरने की कोशिश की। जी। जी। तो ये इस तरह का षड्यंत्र किया गया। उसके कुछ टाइम बाद जाट गुजरों के ऊपर भी एक टिप्पणी की गई थी, उसमें भी क्या, आप इसमें भी क्या सफाई दोगे, आप इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे? नहीं, जाट गुजर उसमें भी आरोप लगाया गया था मैंने जाट महिला और गुजर महिलाओं का अपमान किया है। जी। वो कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था जी। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पे था जी। और राकेश टिकैत मेरे बराबर में बैठे हुए थे जी। और भी जाट नेता थे और उसमें 80% लगभग जाट थे उस कार्यक्रम में जी। और 10-15% गुजर थे और बाकी 5% अन्य लोग थे। अच्छा। तो जाट और गुजरों के बीच में, मतलब मैं इतना मूर्ख हूँ कि जाट और गुजरों के बीच में ही उनके खिलाफ बोलता। सही बात है। मतलब वो मैं जाट और गुजर एकता की बात बता रहा था। दोनों प्राचीन जातियां हैं, दोनों को मैं महाभारत से जोड़ रहा था। जी। महाभारत काल से दोनों का संबंध है, दोनों एक दूसरे के। और हम पश्चिम में, उत्तरी भारत में पूरे में, राजस्थान, हरियाणा, जी। दिल्ली, यूपी, पश्चिमी यूपी में हम जाट और गुजर साथ साथ बसे हुए हैं। जी। तो मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसमें कोई एक वाक्य कोई गलती से निकल गया या मुझे थे कहना था, थे की जगह मैंने है कह दिया। द्रौपदी के 5 पति थे। जी। तो पुराने समय में ऐसा होता था, मैंने ये कहा था। लेकिन उसमें मैं गलती से है कह गया तो उसे इतना बड़ा इशू बना दिया विरोधियों ने जी। कि जी अपमान कर दिया और ये कर दिया। तो जो समझदार लोग थे उनकी समझ में आ रही थी बात। फिर जाट महासभा के लोग मेरे पास आए भी थे, जी। उन्हें मैंने समझाया तो उनकी समझ में आ गई। उन्होंने फिर वीडियो भी डाले थे जी। कि नहीं, राजकुमार भाटी का उद्देश्य कुछ गलत नहीं था जी। और वो अपमान नहीं करना चाह रहे थे वो जो है। क्योंकि मैं उसे कहते समय मेरे दिमाग में एक बात और भी थी, रोबिन भाई आपको भी, मैं आपकी जानकारी में ना हो तो मैं बता दूं, जी। मथुरा वृंदावन में आज भी लगभग 50,000 विधवाएं रहती हैं। अच्छा। जो वहाँ बहुत समस्याग्रस्त जीवन जीती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। उन पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी हैं, मूवी तक बनी है। अच्छा। उनमें आपको एक भी गुजर या जाट महिला नहीं मिलेगी। क्योंकि गुजर और जाट ये ऐसे समाज हैं, और भी समाज हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 की गारंटी दे सकता हूँ, मुझे इनकी जानकारी है जी। कि इन्होंने कभी अपनी विधवाओं को अपमानित नहीं किया। अपमानित नहीं कभी सिर घोट के, बाल काट के और सफ़ेद कपड़े पहन के रहने को विवश नहीं किया। कभी मैंने भी कभी नहीं घर सुना। से बाहर नहीं मैं भी निकाला, गुर्जर कभी बिरादरी से प्रॉपर्टी belong से करता हूँ, वंचित लेकिन नहीं करा। मैंने भी कभी नहीं और सुना। आमतौर पे तो ऐसा होता है कि गुजर और जाट दोनों में कि बड़े भाई की मृत्यु होगी तो छोटे भाई से शादी कर देते हैं, अगर जवानी में मृत्यु हुई है तो। देखने को मिल जाता है तो इन्होंने। मेरा मकसद केवल वो कहने का था, मैं कहना ये चाह रहा था। समय कम था, ज़्यादा विस्तार से कहने का नहीं था। वो वाक्य को ठीक से समझा नहीं गया तो ऐसा इशू बना दिया गया तो नमक मिर्च लगा कि मैं के गुजर जाट के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था जी। कि ये जो है हिंदू धर्म में जो पोंगा पंडितों ने जो व्यवस्था बना रखी थी, जी। मनुस्मृति और पुराने, उन्होंने कि पुनर्विवाह नहीं हो सकता। दयानंद जी ने पुनर्विवाह की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जी। हमारे अनेक महापुरुष जो बाल विवाह के खिलाफ, हमारे विजय सिंह पथिक जी ने बड़ा आंदोलन किया था। और विजय सिंह पथिक के तो 2 बहुत वो थे प्रयास कि बाल विवाह रुकने चाहिए और विधवा विवाह होने चाहिए। तो उन्होंने खुद एक विधवा महिला से शादी की थी और वो अंतर्जातीय विवाह के भी समर्थन में थे। जी। 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 तो ये जो एक परंपरा हिंदू धर्म में बना दी गई कुछ लोगों ने कि चाहे 10 साल की बच्ची विधवा हो जाए, उसको पुनर्विवाह नहीं हो सकता। तो गुजर जाटों ने इन व्यवस्थाओं को तोड़ा। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह किए और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिए। ये तो और ज़्यादा अच्छी तो मैं इस बात की प्रशंसा कर रहा था उसमें, महिलाओं के सम्मान के लिए। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसे जो है, अब वही है नहीं कि मौका लग गया। अब राजकुमार भाटी का वैसे तो मुकाबला कर नहीं सकते जी। भाई, मेरा मुकाबला करने के लिए उन्हें मेरे बराबर अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल उतना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ। तो कोई एक आध बात पकड़ के गाली दे लगो चलो और मुकाबला नहीं कर सकते थे। सही बात तो जो लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं, ऐसे लोग, ऐसी एक आध, मैंने कही जब जाट महासभा के लोग आए, जी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हें मेरी कुछ बातें अच्छी भी लगी क्या? जी। कभी बोले जी आप तो सारा अच्छा बोलते हो, बस यही बात गलत बोल दी।
तो भले आदमी, जब मेरी 10 बात मैंने अच्छी सहन कर ली, तुमने तो एक खराब भी सहन कर लो। अगर लगी है तो अपने हालांकि वो आदमी के गलत खिलाफ नहीं थी। इतना गुस्सा हो जाते हैं, गाली देने लगते हैं। हाँ, अगर अपना मान रहे हो जी तो वो बहुत संतुष्ट होकर गए थे। जाट महासभा के लगभग 25-30 लोग आए थे यहीं गेट नोएडा में, जी और सारे पढ़े लिखे लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। जी। तो वो बड़े संतुष्ट होकर गए और फिर बाद में मेरी तारीफ करके गए थे। तो विवाद खत्म हो गया वो। लेकिन जो लोग नफरत से भरे हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं, वे आज भी गाली देते रहते हैं मुझे, और मैं ऐसे लोगों की परवाह कभी करता नहीं हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर बार बार विवाद आपके साथ ही क्यों? नहीं, बार बार तो नहीं होते, बहुत कम विवाद होते। जितना मैं बोलता हूँ, जी जितना मैं बोलता भी तो कितना हूँ, ये भी तो देखो आप। सही बात है। और कौन सा राजनीतिक व्यक्ति है जो मेरे बराबर बोल रहा हो? जी लोग डरते भी हैं बोलने से। मैं हर विषय पर बोलने को तैयार रहता हूँ हर समय। देखा है, मैंने डिबेट में देखा है। जी तो कभी साल में अगर एक विवाद हो गया तो वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, जी बहुत ज़्यादा विवाद तो नहीं होते। लेकिन हाँ, वही बात बार बार आती है कि जो विरोधी लोग हैं वो षड्यंत्र करके इस तरह की चर्चा चला देते हैं। जी। अब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। अगर सरकार को नंबर देने पड़े तो आप कितने नंबर दोगे सरकार को? 0 से नीचे कुछ हो सकते हो तो मैं वो नंबर दूंगा, क्योंकि माइनस में? सरकार की कोई उपलब्धि मुझे दिखाई नहीं देती। जी आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हो, नहीं मोदी जी की? जी 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 2014 को याद करिए, मोदी जी ने जो जो बात देश से कही थी, जो जो वादे किए थे, एक पे भी मोदी जी काम नहीं कर पाए। मोदी जी ने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर बिकेगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, जी। हवाई बेटी बचाओ, चप्पल बेटी पढ़ाओ का भी हवाई अभियान चप्पल आएगा। पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। जो मोदी जी ने वादे किए थे, संसद को अपराधी विहीन कर दूंगा, ऐसा कानून लाऊंगा कि अपराधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जी और चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाऊंगा। वो लेकर आए इलेक्ट्रल बॉन्ड, जी जिसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली का। तो मोदी जी ने अपने कहे हुए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। और शायद मुझे लगता है जनता अभी परेशान भी है इस चक्कर में। लोग बहुत दुखी हैं और लोग बहुत जल्दी इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। और जनता ने तो ये सरकार 2024 में हटा दी। बीजेपी की मात्र 240 सीट आई थी। जी वो तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से सरकार बन गई, और तिकड़म से सरकार चल रही है। जी जिन लोगों को मोदी जी पानी पी पी के कोसते थे, जिन्हें अपराधी बताते थे, जिन्हें कमीशन खोर बताते थे, जिन्हें लुटेरा बताते थे, जिन्हें जेल भेजने की बात करते थे, वो सारे लोग बीजेपी में लाके और उज्ज्वला योजना के तहत वो साफ कर दिए गए। मोदी जी जो उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं, वो उज्ज्वला योजना असली ये है कि जो जिनके मुंह काले हैं, जिनके चरित्र स्याह हैं, जी जो अंधेरे में हैं, बीजेपी में आते ही वो उज्ज्वल हो जाते हैं, उनके चेहरे उज्ज्वल हो जाते हैं। जी तो मोदी जी की उज्ज्वला योजना ये है। अभी इंडिया गठबंधन जो है वो कितना मजबूत स्थिति में है अभी? देखिए, गठबंधन जनता से मजबूत होते हैं, पार्टियों से मजबूत नहीं होते। जी अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, पीडीए के नारे पे लोग बहुत तेज़ी के साथ समाजवादी पार्टी के झंडे तले इकट्ठे हो रहे हैं। जी और 2024 में उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया। जी हमारी 43 सीटें आई गठबंधन की, और वो हमसे कम सीटें लाए। तो ये इस तरह जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा, समाजवाद का मुद्दा, किसानों की बेहतरी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, इन मुद्दों पे जनता इंडिया गठबंधन के साथ इकट्ठी हो रही है, और इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और फिर 2029 में केंद्र में सरकार बनाएंगे। जी। क्या मीडिया विपक्ष के साथ निष्पक्ष है? मीडिया में बहुत पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत चैनल अच्छा काम कर रहे हैं जी। खासतौर से यूट्यूबर्स हाँ और न्यूज़ पोर्टल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ज़्यादातर चैनल सरकार की जी हजूरी कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो पूंजीपतियों के चैनल हैं, और पूंजीपति हमेशा मुनाफा देखते हैं। जी उन्हें देश सेवा से, समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं है। तो पूंजीपतियों के चैनल सरकार से क्योंकि सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, उनसे मोटे पैकेज पैदा कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो वो उनकी जी हजूरी करते रहते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी 1-2 पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकार की जी हजूरी में है। जी लेकिन कुल मिला के पत्रकारिता हर समय चलती रहती है, तो अच्छे पत्रकार भी बहुत हैं देश में जो बढ़िया। जब तक मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच
यूट्यूब पे है, तब तक तो यूट्यूबर तो मुझे लगता है सारे ही अच्छा बोलते हैं, बस वो जो मेन स्ट्रीम है। दोनों तरफ के यूट्यूबर हैं, जो सरकार के समर्थक भी हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो सरकार समर्थक यूट्यूबर हैं उन पे उन्हें लोग कम देखते हैं, उन चैनल्स को। जो सरकार की आलोचना करते हैं और जो सही खबरें, जो सही समीक्षा करते हैं, उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जी। और वो लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके दर्शक बढ़ते जा रहे हैं लगातार। जी। 2027 चुनाव आने वाला है, इसमें समाजवादी पार्टी क्या जीतेगी? समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत शानदार है और समाजवादी पार्टी के समर्थन में उत्तर प्रदेश की 85% जनता है जी। और समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छी सीटें लेकर आएगी। जी। अभी 29 मार्च को जो आपके द्वारा रैली कराई गई थी दादरी में, उसका मतलब इतना चर्चाएं मैंने उसकी सुनी पूरे उत्तर प्रदेश, और मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी उसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, और कुछ लोग उसको जोड़ रहे हैं सिर्फ एक ही बिरादरी से, गुर्जर बिरादरी से। तो उसके बारे में और कुछ आप बताइए कि आप क्या उसके बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो जो 29 मार्च की हमने दादरी रैली करी थी, वो 8 महीने की तैयारी के बाद करी थी जी। और उसमें हमारे 2 उद्देश्य थे। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमज़ोर माना जाता है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। जी। दूसरे, हमारे गुर्जर समाज में राजनीतिक चेतना की कमी है और एकजुटता की कमी है, तो हम गुर्जर समाज को भी एकजुट करना चाहते थे। दोनों उद्देश्य हमारे थे। जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर, जाट और मुस्लिम, ये बड़ी वो है, जनसंख्या है। जी। तो अगर जाट या गुर्जर में से एक बिरादरी किसी पार्टी के साथ नहीं आएगी, वो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। जी। तो जाट भाई हमारे, वैसे जाट भी किसान जाति है, जाट भी जो समझदार लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायक जाट जाति से आए हैं, जी। वोट मिला है। लेकिन क्योंकि जो उनकी प्रतिनिधि पार्टी है आरएलडी, उसने बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल है वो, जी। तो जाट एकजुटता के साथ या एक मतलब बहुमत में नहीं मिल सकते। जी। तो हमारा प्रयास था कि गुर्जर समाज, जो कि नेतृत्वहीन भी है और जो राजनीतिक रूप से जागरूक भी कम है, उसे समझा के कि आपके हित में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है जी। वो आपके हित में है, आप उसका लाभ उठा सकते हो। बिल्कुल। और इस समय जो वैक्यूम है पश्चिम में, जी। उस वैक्यूम को भर के आप लीडरशिप पा सकते हो। जी। तो वो बात गुर्जर समाज के लोगों की समझ में आई है और इतना जोश के साथ गुर्जर समाज के लोग 31-32 जिलों से लोग आए और वो इतनी सफल रैली हुई कि हमें कहीं गाड़ी देने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ, काफी अपने चर्चाओं में वाहनों से रही वो आए रैली। और बड़े जोश के साथ आए। तो दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हुए कि गुर्जर समाज में एकजुटता भी बढ़ी, राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी, और जब गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुटा तो उसमें समाजवादी पार्टी पश्चिम में मजबूत भी हुई। जी। 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 तो ये दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हुए। बहुत बढ़िया। अब हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, मैं एक वर्ड बोलूँगा, वो मतलब एक रैपिड फायर बोल देते हैं इसको, उसके ऊपर आपने पूरा बताना है। जैसे कि मोदी सरकार। हाथी के दिखावे के दांत। हाथी के दांत 2 दांत होते हैं ना, एक खाने के और दिखाने के और। जी। 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 ये हाथी के दिखावे के दांत है केवल। धर्मेंद्र प्रधान। फेल मंत्री। E20। मुसीबत। कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया की नंबर 1 पार्टी। सोनम वांगचुक। देशभक्त और देश का गौरव। अगर आज आपको बोल दिया जाए और आपके हाथ में है एक कानून बदलना है, तो वो कौन सा कानून आप बदलना चाहोगे? कौन सा कानून बदलना चाहूँगा? जी। मैं बोलने पे कोई भी पाबंदी नहीं रखना चाहूँगा। किसी के बोलने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जी। 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 क्योंकि जब हम बोलेंगे तो ही हमारे सवाल और हमारी समस्याएं सामने आ पाएंगी। जब हमारे बोलने पे ही पहरा बैठा दिया जाएगा तो फिर हम अपनी बात कैसे पाएंगे। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है प्रश्न। जी। प्रश्न और विरोध लोकतंत्र की पहली शर्त है। बहुत तो इन पर कभी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है, और मुझे पता है कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा पॉडकास्ट सुनने में, और आपका भी मन कर रहा होगा, जैसे मेरा मन कर रहा है कि ये पॉडकास्ट 1 घंटा 2 घंटा और चल जाए, क्योंकि सामने बैठे हो श्री राजकुमार भाटी अंकल जी, और एक मतलब वार्तालाप हो रही तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। मतलब आजकल जो ट्रेंडिंग में है
वो आपके सामने राजकुमार भाटी जो बैठे हैं, मतलब मज़ा आ जाता है सुनने में। मैं तो पर्सनली मेरा मन कर रहा है कि और लंबी बात करें, लेकिन आप बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। एक पॉडकास्ट और लेके आएंगे, आप क्वेश्चन करते जाइए, हम क्वेश्चन पूछते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके ज़रूर जाना। ये हमारे भाई रॉबिनहुड गुजर बहुत प्रतिभाशाली और बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, और इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है। और मुझे सोशल मीडिया पे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की है। ये मुझे नहीं मिलते तो मैं सोशल मीडिया पे इतना सक्रिय ना होता। और ये बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे वीडियो वगैरह बना के डलवाते रहते हैं। तो इन्होंने चैनल शुरू किया है तो निश्चित तौर पे ये इसे बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि रॉबिनहुड के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ें। धन्यवाद।